नाज़ाबाद 4 नंबर में एक यहूदी खानदान भी रहता था। आइज़ैक सोलोमन एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था। पहले नाज़माबाद ही था कराची के अंदर, या तो ओल्ड एरियाज थे। वो आबे तहजीब थी हिंदुस्तान की, जिसे गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। उससे जो लोग हिजरत करके आए थे वो यहाँ ज़्यादातर आके आबाद हुए थे। आज कराची के नाज़िमाबाद की गलियों से गुजरें तो लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ की झलकियाँ यहीं कहीं बसती महसूस होती हैं। कभी इसी नाज़िमाबाद को लोग पेरिस का मोपरनास कहा करते थे। वही मोपरनास जो कभी पेरिस के फनकारों, शायरों और दानिश्वरों का ठिकाना हुआ करता था। दरवाज़ों पे जो है वो ताले नहीं रखते थे। गली से गुजरें तो कहीं मुशायरे की खुशबू आती थी, कहीं मिलाद, कहीं नात ख़ां। डबल डेकर बस जो है वो पहली मर्तबा नाज़ाबाद के रिहायशी था, और डबल डेकर बस भी वो लोग लेके आए थे, करीमी फैमिली। डॉक्टर अब्दुल कदीर इन्होंने एटम बम जिन्होंने बनाया, वो भी जरी पीछे गली में रहते थे। वो अभी भी उनके बड़े भाई की फैमिली रहती है यहाँ पे। परवीन शाकिर साहिबा थी शायरा, उनकी रहायश भी नाज़िमाबाद में मुस्लिम लीग क्वार्टर में रही, फिर रज़विया सोसाइटी में रही। रिलैक्स सिनेमा था यहाँ पे, नायाब सिनेमा था यहाँ पे। दानिश्वरों का और क्रिकेटर्स और इस तरह के लोगों का एक बहुत बड़ा गहवारा था ये नाज़िमाबाद। ये जो डिज़ाइन है ना, ऐसा डिज़ाइन कराची में किसी भी सोसाइटी में नहीं। आखिर ऐसा क्या था इस मोहल्ले में कि इसे ये खिताब मिला? बचपन में हम अपना गिरबान नहीं खोल सकते थे किसी बड़े के आगे। घर को आग लगी घर के चिराग से। मैं तो पैदा इधर हुआ हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ यहाँ रहूँ, मगर मेरी औलादें अब नहीं रहना चाहती हैं। अब तो ये हो गया हम अजनबी हो गए, हमसे पूछते हैं कहाँ रहते हैं आप। जैसे कराची का हाल हुआ है वैसे उर्दू का हाल हुआ है। न चिराग जाको जला समझ, न चिराग जाको बुझा समझ। बड़े कश्मकश के हैं मार के, न इधर कोई न उधर कोई। अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माना था जब कराची की सरहद लसबेला के पुल पर आकर थम जाती थी। इसके आगे चौड़ी और तेज बहाव वाली लियारी नदी थी, जिसे शहर के लोग कराची की आखिरी हद समझते थे। लोग वहाँ मछलियाँ पकड़ते नजर आते थे। लियारी नदी के उस पार दूर दूर तक वीरान इलाका और जंगलात थे। यकीन करना मुश्किल है, मगर वो भी एक दौर था जब आज के नाज़िमाबाद की जगह गीदड़, लूमड़ियाँ और दूसरे जंगली जानवर घुमा करते थे। फिर इस वीराने की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरीन को आबाद करने के लिए उस वक्त के गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने यहाँ एक नई बस्ती बसाने का मंसूबा बनाया। लियारी नदी के उस पार उस वक्त के कराची की हदूद से बाहर बसने वाली इस नई आबादी का नाम इन्हीं के नाम पर नाज़िमाबाद रखा गया। हुकूमत ने यह गैर आबाद इलाका कबायली सरदार मस्ती बरोही खान से खरीदा और मुहाजिरीन को यहाँ ज़मीन सिर्फ 3.5 रुपए फी मुरब्बा गज के हिसाब से फराहम की। शायद उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही सुनसान मैदान एक दिन कराची की सबसे बावकार इल्मी और अदबी बस्तियों में शुमार होने लगेंगे। क्योंकि दारुल खिलाफा ही कराची था, इसको दारुल खिलाफे के हवाले से ही इस नाज़ाबाद को डिज़ाइन किया गया था। तकरीबन 1000 एकड़ पर मुश्तमिल ये ज़मीन थी, जो मस्ती बरोही खान एक बलोच सरदार थे उनसे ली गई थी। और उसके बाद इसकी प्लानिंग की गई, और यहाँ हिंदुस्तान से आने वाले वो लोग जो बिलखुसूस वो आबे तहजीब थी हिंदुस्तान की, जिसे गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उससे जो लोग हिजरत करके आए थे वो यहाँ ज़्यादातर आके आबाद हुए थे। नाज़ाबाद जो है ये शुरू हुआ है रज़विया और फिरदौस कॉलोनी, उसके बाद ये इलाका शुरू हुआ है। और ये 2 नदियों के दरमियान है, एक तरफ से औरंगी नाला गुजरता था और एक तरफ से वो लियारी नदी के साथ आने वाली नदी गुजरती थी। उसकी वजह से जो है ये इलाका जो है आबाद किया गया। ये 1952 की बात है। वीरान जमीन पर तामीर की पहली दस्तक सुनाई दी। मिस्त्रियों ने औजार संभाले, रंगसाजों ने ब्रश उठाए, तामीराती सामान पहुंचने लगा और देखते ही देखते सीमेंट, रेत और लोहे से एक नई बस्ती
जन्म लेने लगी। साहिब हैसियत मुहाजिरीन की पहली नस्ल ने ईंट जोड़कर अपने घर बसाए, मगर इन मकानात में रूह यूपी की सलीकामंद खवातीन ने फूंकी। नाजिमाबाद कराची जिला वस्ती का एक रिहायशी इलाका है जो 5 ब्लॉक्स नाजिमाबाद नंबर 1 ता 5 पर मुश्तमिल है। नाजिमाबाद की कहानियां तो बहुत सुन रखी थी, मगर आज कंक्रीट की बुलंद इमारतों के दरमियान इन चंद पुराने घरों और उनके बासियों को तलाश करना आसान न था। खुशकिस्मती से ये जुस्तजू हमें उन लोगों तक ले गई जिन्होंने नाज़िमाबाद को अपने उरूज के दौर में देखा और जिया। इन्हीं में एक नाम फैजुल हादी खान का भी है, जिनके घर तक पहुंचना इस सफर का एक अहम पड़ाव साबित हुआ। दरवाजे पर उन्होंने दिल खोलकर इस्तकबाल किया। दिलचस्प बात यह है कि आज भी फैजुल हादी खान के घर के गेट पर उनके वालिद प्रोफेसर FG खान के नाम की तख्ती जूं की तूं आवेजा है। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को भी बुला लिया और यूं नाज़िमाबाद की यादों का एक दरीचा खुल गया। यहाँ पर महाजिर जो हैं ईस्ट पंजाब से भी लोग मुंतकिल हुए, सिर्फ यूपी और दिल्ली और लखनऊ से नहीं हुए, बल्कि गुजराती स्पीकिंग लोग भी जो हैं वो यहाँ मुंतकिल हुए। उन सब की कॉमन बात ये थी कि सब बड़े बाशऊर और पढ़े लिखे और अदब नवाज लोग थे। ये सकाफती उरूज का सबसे बड़ा मोमेंट है। सदारती इंतखाबात में नाज़िमाबाद के बेशतर बासियों की वफादारियाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ थी और यही सियासी वाबस्तगी बाद में कशीदगी का सबब बनी। जस्टिस लारी का घर जो था, इसी तरीके से वो फातिमा जिन्ना की इलेक्शन कैंपेन का जो है वो दफ्तर था, वहाँ से लोग निकलते थे। बाकायदा उनके बेटे जो थे वो उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर एक बड़ी सी लालटेन बनाई हुई थी, जो वो लालटेन जो थी वो पूरे इलाके में लेके घूमते थे, जो फातिमा जिन्ना का निशान था। उस ज़माने में अयूब खान की हुकूमत थी, तो अयूब खान के बेटे गौहर अयूब जो थे वो जुलूस लेके आए। उसके रद्द अमल में जो है यहाँ पर हंगामा आ रही शुरू हुई और ऐसी हुई कि दर्जनों लोग जो है वो मारे गए इस वाक़े के। किस नजरिए पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं? ये वोट आपके हाथ में अमानत है। हमसे तवक्को करते हैं कि हम हिंदुस्तान के फिर गुलाम हो जाएं। कोई मुसलमान और कोई पाकिस्तानी इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाद में जस्टिस लारी के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली यास्मीन लारी ने आलमी सतह पर भी अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। यास्मीन लारी पाकिस्तान की पहली खातून आर्किटेक्ट, मुमताज़ दानिश्वर और समाजी कारकुन हैं, जिन्होंने लंदन की ऑक्सफोर्ड पॉलिटेक्निक से फ़न तामीर की तालीम हासिल करने के बाद शहरी मनसूबाबंदी, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और कम लागत रिहायशी मंसूबों के ज़रिए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। मगर इस खूंरेज़ वाक़े के बावजूद नाज़िमाबाद की फ़िज़ा ज़्यादा अरसा सोगवार न रही। वक्त के साथ कशीदगी ख़त्म हुई, हालात मामूल पर आए और यह इलाका एक बार फिर अपनी इल्मी, अदबी और सकाफती सरगर्मियों के लिए पहचाना जाने लगा। एक दौर ऐसा भी था जब नाज़िमाबाद में घर होना खुशहाली और तालीम याफ्ता होने की निशानी समझा जाता था। कराची के दूसरे इलाकों के लोग यहाँ के रिहायशियों को मुहज़्ज़ब, पढ़े लिखे और बाज़ौक़ मानते थे और इनकी शाइस्तगी और खुश लिबासी से मुतासिर होते थे। यही ज़ौक़ उनके घरों में भी झलकता था। सहन और बरामदे गमलों से सज जाते, क्यारियों में बोगनवेलिया और रात की रानी महकती और घरों के अकब में कद्दू, लोबिया और सेम की बेलें दीवारों से लिपटी रहती। बावर्ची खानों के पास आगे टमाटर, मेथी, हरा धनिया और पुदीना हर घर की पहचान बन गए। यूं ईंटों के ये मकान आहिस्ता आहिस्ता एक महकती, जीती जागती बस्ती में ढल गए। उन्नीस 1950 से 1970 का नाज़िमाबाद अहले इल्म का ठिकाना और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ रहा। अपनी सफाई, खुले मैदानों और ठंडी हवा के सबब ये इलाका
जल्द ही कराची के पॉश इलाकों में शुमार होने लगा। मेरे ख्याल में कराची की सबसे वसी सड़कें थी जो अंदर गलियों में थी, और हर घर के आगे जो है हेज बनी हुई होती थी, डमडम कहते थे उस पौधे को, वो कवर करती थी पूरे, उसको बाउंड्री हो जाती थी, और उसके अंदर बेलें, दरख्त, पौधे, मुख्तलिफ फ्रूट्स के, जैसे पपीते का दरख्त बड़ा कॉमन होता था और आम का दरख्त कॉमन होता था, शरीफे का दरख्त होता था। तो ये बड़ा कॉमन फल था जो हम लोग तोड़ के ऐसे खा लिया करते थे। औरतें उसमें जो है वो शजरकारी किया करती थी घर की। फिर इन घरों को सिर्फ पते और नंबर नहीं मिले, बल्कि इनको पहचान मिली। किसी ने अपने आशियाने का नाम कहकशां रखा, किसी ने नशेमन, किसी ने काशियाना बतूल और किसी ने मुस्तफ़ा मंजिल। चंद ही बरसों में ये नौ आबाद बस्ती सिर्फ ईंटों और गारे का मजमुआ नहीं रही, बल्कि तहजीब, नफासत और उम्मीद का इस्तारा बन गई। देखते ही देखते नाज़माबाद कराची के मुअज़्ज़िज़, तालीम याफ्ता और बावकार तबके की पसंदीदा रिहाइशगाह बन गया। खातैन थे, उनका घर बड़ा मशहूर था, सिप्तैन मंजिल पूरे नाज़ाबाद में मशहूर था, हैरी हाउस मशहूर था, जहाज़ वाली कोठी एक मशहूर थी। तो जहाज़ वाली कोठी तो आप अभी जाएंगे तो आपको नाज़ाबाद 4 नंबर में नज़र आएगी कि वो जहाज़ उस पर बना हुआ भी है, वो मौजूद। इसी तरीके से मुख्तलिफ मकानात थे, उनके नाम थे, तो उनकी नाम की वजह से वो मशहूर थे घर। नाज़माबाद में चंद यहूदी खानदान भी आबाद थे। इन्हीं में से एक खानदान के नौजवान आइजक सोलोमन आगे चलकर कराची के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बने। इन्होंने नाज़माबाद और सेंट पैट्रिक कॉलेज से तालीम हासिल की और कराची लीग क्रिकेट समेत कराची की नुमाइंदा टीम की भी नुमाइंदगी की। नाज़ाबाद 4 नंबर में एक यहूदी खानदान भी रहता था। आइजक सोलोमन एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था कराची का, वो यहाँ रहता था, उसका खानदान यहाँ रहता था। उनकी एक बहन मेरे ख्याल में मेकअप आर्टिस्ट भी थी। फिर वो यहाँ से हिजरत करके और इसराइल चले गए। नाज़माबाद की गलियों में आज क्रिकेट खेलने वाले बहुत से नौजवान शायद ये नहीं जानते कि इन्हीं गलियों से ऐसे सितारे भी उभरे थे जिन्होंने अपने ख्वाब यहीं से शुरू किए और फिर क्रिकेट की दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल किया कि न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ज़हीर अब्बास, इंतखाब आलम, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, वज़ीर मोहम्मद, कासिम उमर और कई दीगर नामवर क्रिकेटर्स ने इन्हीं मैदानों और गलियों से अपने सफ़र का आगाज़ किया और आगे चलकर पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख का रोशन बाब बन गए। अमीन लाखानी का नाम लेंगे यहाँ नाज़माबाद में, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डबल हैट्रिक की थी, बिल्कुल अगेंस्ट इंडिया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हॉकी क्लब जो मशहूर था वो नाज़माबाद मुजाहिद हॉकी क्लब था, जिससे पाकिस्तान लेवल के खिलाड़ी पैदा हुए। मसलन सोहेल अब्बास जो वर्ल्ड के नंबर 1 फुल बैक, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा गोल किए सोहेल अब्बास। अब आप 3 नंबर में जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर, इकबाल कासिम, कासिम उमर। सामने 2 नंबर में सलीम यूसुफ होते थे जो विकेट कीपर थे, टेस्ट क्रिकेटर। फिर यहाँ पे अभी एक हैं पुराने क्रिकेटर शुएब हबीब, उन्होंने फर्स्ट क्लास खेली, और रमीज़ राजा और आमिर सुहेल एलाइट बैंक में उनकी कप्तानी में खेले। लियाकत भाई ने एक टेस्ट खेला, कराची टेस्ट, तो यहीं हम अलहसन पे बैठते थे, तो वो इतने खुश थे कि जितने पैसे मिले थे उससे ज़्यादा की मिठाई खिला दी थी उन्होंने। फिर वो कोच हो गए थे, अभी बैंक में लास्ट रिटायर हुए थे। नाज़ाबाद जो था वहाँ पर इल्मी अदबी शख्सियतों की बैठक जो थी वो उस वक्त के जो रेस्टोरेंट थे उनमें होती थी। खास तौर पे नाज़ाबाद नंबर 1 में कैफे अल हसन जो था इस हवाले से बड़ा मारूफ था। इसी तरीके से उस होटल के सामने एक चबूतरा था, उसको जख्मी चौक कहते थे। उस चौक को, उस चौक पर वो क्रिकेटर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, जिन्होंने कोशिश की हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सके, वो सब जमा होते थे, बैठते थे। तो उस चौक का नाम जख्मी चौक रख दिया गया था, तो वो इसलिए मशहूर था। तो वहाँ पर नामवर क्रिकेटर्स जो थे वो आके बैठा करते थे। मेरा दर्द नग़्माए बेसदा, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशान। कैफे अल हसन की इमारत आज भी अपनी जगह कायम है।
मगर वो कैफे अब माजी का हिस्सा बन चुका है। और अल हसन चौक जो नाम की वजह बनी वो ये सामने आप कॉर्नर पे देख रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट की दुकान मुस्तफा बर्गर। यहाँ एक ज़माने में कैफ़े अल हसन शॉप हुआ करती थी, कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, जो एक ईरानी निज़ात हसन साहब ने कायम किया था लेट 60s में। और इसकी खासियत ये थी कि इसका इफ्तिताह उस वक्त अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने अपने दस्त मुबारक से किया था। और यहाँ शायरों की, अदीबों की और स्पोर्ट्स पर्सनस की महफिलें जमती थी, अदाकार भी आते थे, बड़े नामी गिरामी लोग यहाँ बैठ के जा चुके हैं। पहले नाज़माबाद ही था कराची के अंदर, या तो ओल्ड एरियाज थे, बेहतर था इलाके। यहाँ पे बड़े अच्छे डॉक्टर अब्दुल कदीर पीछे ही रहते थे वंजे के अंदर, इन्होंने एटम बम जिन्होंने बनाया, अभी भी उनके बड़े भाई की फैमिली रहती है यहाँ पे। मोइन अख्तर साहब तो ये हमारे घर से तीसरे घर में थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे सर। इंतहाई नफीस, जो लगता है ना कि जैसे वो वैसे नहीं थे। आप सोच नहीं सकते थे कि कितने लोगों की किस तरह से मदद करते थे मुट्ठी बंद। बस वो कोई आ रहा है, किसी को फीस दे रहे हैं, किसी की जॉब करा रहे हैं, वो इंटायरली डिफरेंट थे। काजी वाजिद साहब थे या कुरैशपुर साहब और इफ्तिखार आरिफ साहब, तब अकबर आबादी है। अब तो वो बस बातों में, यादों में हैं वो सारे लोग। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। फिल्मी दुनिया की बात करें, एक हिंदुस्तानी फिल्म की अदाकारा है तब्बो, उनके वालिदैन जमील और वो लोग यहाँ रहे नाज़ाबाद 1 नंबर में। अदाकार मोहम्मद अली, ज़ेबा, अदाकार आज़ाद रहते थे, संगीता वो रहती थी, ख़याम सरहदी की फैमिली। इल्मी और अदबी हवाले से अबुल फजल सिद्दीकी हो गए, मजनू गोरखपुरी हो गए, इब्न सफ़ी जासूसी नावल निगारी के मौजिद वो जो थे उनका नाम है, वो यहाँ रहते थे। इब्न इंशा वहाँ रहते थे, शौकत थानवी थे। उलमा में आप देखेंगे तो मुफ्ती उमर नईमी थे, अल्लामा रशीद तुराबी थे, मौलाना तालिब जौहरी थे, ज़मीर अख्तर नकवी थे, अदाकार लहरी, कॉमेडियन मोइन अख्तर। अच्छा, यहाँ सियासतदानों में आप अगर बात करें, प्रोफेसर गफूर अहमद रहे हैं, मिराजुल रज़ा सिद्दीकी रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ रहे हैं, इसी तरीके से मिर्ज़ा असलम बेग रहे हैं, कई जो है जस्टिस रहे हैं, मारूफ फिल्म साज फजल करीम फजली बहुत बड़े आदमी थे, वो वहाँ रहे हैं, इब्न हसन चारचुवी वहाँ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ना, बहुत लोग रहे, इल्मी अदबी हवाले से ना इन गिनत लोग वहाँ रहे हैं। नाज़माबाद को अगर हम टाउन ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस कहें तो वजह होगा। कॉमर्स का बेहतरीन कॉलेज कराची के कॉलेजेस में था प्रीमियर कॉलेज, गवर्नमेंट सिटी कॉलेज गर्ल्स, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन एंड सर सैयद कॉलेज। ये वो कॉलेजेस थे जिनसे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो हैं मुख्तलिफ शोबों में गए और उन्होंने वहाँ पर अपना एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी। जैसे खुशबख्श शुजात थी, ये सर सैयद कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। परवीन शाकिर साहिबा थी शायरा, उनकी रहाइश भी नाज़माबाद में मुस्लिम लीग क्वार्टर में रही, फिर रज़विया सोसाइटी में रही। इसी तरह शोरा और अदीबों का मरकज़ था ये। मसलन इकबाल सफ़ीपुरी साहब थे जो मुस्लिम लीग क्वार्टर्स में रहते थे, पाकिस्तान के बड़े शोरा में शुमार होता था, और वो नाज़माबाद मुजाहिद हॉकी क्लब ग्राउंड में ऑल पाकिस्तान मुशायरे का इनेकाद किया करते थे, जिसमें पूरे पाकिस्तान से शोरा और अदीब आते थे। इसी तरीके से सबा अकबर आबादी साहब के पड़ोस में सोह शाहजहानपुरी थे, वो भी बड़े शोरा में कराची के उनका शुमार होता था। तो ये एक ऐसी बस्ती थी जिसमें आप ये कह सकते हैं इल्म और अदब का गहवारा थी। जिन बड़े नामों का अभी आपने जिक्र सुना, उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक उन गैर मामूली शख्सियात से था जो तकसीम हिंद के बाद लखनऊ, दिल्ली, अमरोहा, कानपुर, बदायूं, अलीगढ़, मलिहाबाद, हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ से हिजरत करके पाकिस्तान आए और नाज़माबाद को अपना घर बनाया। अब कहीं जाकर समझ आती है कि राबिया ज़ुबैरी ने नाज़माबाद को पेरिस के मोपरनास से क्यों तशबीह दी थी। बात सिर्फ इतनी न थी कि यहाँ बड़े शायर और अदीब बसते थे। नाज़माबाद तो एक पूरी तहजीब और फिक्र का मरकज़ बन चुका था। जैसे मोपरनास अदीबों, शायरों, मुसव्विरों और दानिश्वरों की बैठक था, वैसे ही नाज़माबाद कराची के अहले कलम, सहाफ़ियों और फनकारों का महबूब ठिकाना था। यहाँ के चाय खानों, अदबी नशिस्तों और मुशायरों में अदब, सियासत, फ़लसफ़ा और फ़न एक साथ ज़ेर बहस आते और मुख्तलिफ शहरों से आ बसने वालों ने
مل کر ایسی تہذیبی فضا تراشی جو پورے کراچی میں اپنی مثال آپ تھی۔ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاق ہو گئے، بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں کیسے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے۔ رابعہ زبیری کوئی عام نام نہیں، 60 کے عشرے کا کراچی جہاں آرٹ سے محبت کرنے والوں کے لیے کوئی باقاعدہ آرٹ سکول تک نہ تھا، اسی ناظم آباد میں رابعہ زبیری اور ان کی بہن ہاجرہ زبیری نے اپنے گھر کے صرف 2 کمروں سے مینا آرٹ سکول کی بنیاد رکھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گھر کے ایک کونے سے پھوٹنے والا یہ خواب چند ہی برسوں میں کراچی اسکول آف آرٹ بن جائے گا، کراچی کا پہلا آرٹ سکول اور پاکستان کا پہلا نجی آرٹ ادارہ، جہاں سے ان گنت فنکاروں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہی تو خاص بات تھی کہ ناظم آباد محض ایک رہائشی بستی نہ رہا، بلکہ کراچی کی ادبی اور ثقافتی شناخت بن گیا اور محبت سے کراچی کا موپرناس کہلایا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ اس کا تعلق ناظم آباد سے تو وہ اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا تھا کہ وہ اس علاقے کا ہے جہاں کے لوگ بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، وہاں ایک کلچر تھا، بڑے چھوٹے کی تہذیب تھی۔ ہم بچپن میں اپنا گریبان نہیں کھول سکتے تھے کسی بڑے کے آگے، ٹانگ پھیلا کے نہیں بیٹھ سکتے تھے، یہ تہذیب تھی جو دی جاتی تھی۔ اور یہی نہیں تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اگر ہمارے پڑوس کا بھی کوئی ہے، ساتھی ہے، بھائی کا دوست ہے، تو ہم اس کو اسی تہذیب کے لحاظ سے، اسی لحاظ سے خیال کرتے تھے کہ یہ بھائی کا دوست ہے تو یہ بھائی جان ہے، اور چاہے وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہمارا محلے دار ہے تو اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ اور وہ بھی خیال رکھتے تھے کہ یہ ہمارے محلے کا بچہ، بھائی کیا کر رہے ہو، شام کو اگر کہیں کھڑے تو تنبیہ کرتے تھے، کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو، پوچھتے تھے۔ تو گھر والے ہم میں کبھی آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی تم نے ہمارے بچے کو کیوں پوچھا، تم کون ہوتے پوچھنے والے۔ تو یہ ایک ماحول تھا، وہاں ایک کلچر تھا، وہ تہذیب تھی، جو آئے تھے لوگ انہوں نے اس کو ایک طریقے سے ایک گلدستے کی شکل دی تھی۔ 1960 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج ناظم آباد کے سامنے ہر صبح بڑی شیولے کاریں کھڑی ہوتی تھی جو صرف 1 روپیہ کرائے میں مسافروں کو ٹاور تک پہنچاتی تھی۔ ان میں زیادہ تر سرکاری افسران، بینک ملازمین اور ایگزیکٹو کلاس کے لوگ سفر کرتے تھے۔ 1964 کے بعد ان کی جگہ پیلی ٹیکسیوں اور رکشوں نے لے لی، تب عام شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں چلتی تھیں۔ ڈبل ڈیکر بس جو ہے وہ پہلی مرتبہ ناظم آباد کے رہائشی تھے، اور ڈبل ڈیکر بس بھی وہ لوگ لے کے آئے تھے، کریمی فیملی۔ وہ ناظم آباد 4 نمبر میں رہتے تھے، انہوں نے پہلا ناظم آباد کا پیٹرول پمپ بھی وہ کریمی فیملی نے بنایا تھا، اور ایک سینما گھر بھی ان کا تھا۔ جو قیام پاکستان سے پہلے جو بہار سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، جو فسادات ہوئے تھے بہار کے اندر، اس کے بعد آئے تھے، اور عبداللہ حسین ہارون نے اور قائد اعظم نے جن کی آبادکاری میں حصہ لیا تھا اور جن کے نام سے بہار کالونی آباد ہوا، اس دور میں وہ کریمی صاحب کا خاندان بھی ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا، اور آنے کے بعد انہوں نے پھر بعد میں بہار کالونی میں رہے، بہار کالونی سے وہ ناظم آباد آ گئے۔ کراچی کی ٹرانسپورٹ کی تاریخ کا افسوسناک باب بھی ناظم آباد سے جڑا ہے، جس کا ذکر میں کچھ دیر بعد کروں گا۔ ناظم آباد کا ڈیزائن بھی اس دور میں کراچی کی دیگر تمام سوسائٹیوں سے منفرد اور بہتر سمجھا جاتا تھا۔ اگر آپ اس وقت کراچی پورا سروے کریں تو یہ جو ناظم آباد کی جو انٹرنسز روڈز ہیں ہماری، جو ہماری گھروں کی رہائش والی گلیاں ہیں، مطلب یہ انفراسٹرکچر اور یہ نقشہ اور یہ سارا ڈیزائن آپ کو کہیں پر بھی اب نہیں ملے گا۔ یعنی آپ ایون سب ڈیفینس چلے جائیں جو بڑا پوش علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پر بھی اس طرح کا سسٹمیٹک جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس طرح کی سوسائٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور ہمارے جتنے بلاکس ہیں، جیسے ناظم آباد 1 نمبر ہے تو یہاں 1A 1B 1C کی سیریز اس طرح کر کے چلتی ہے۔ آپ یہاں بڑے آرام سے، کوئی آپ کو ایڈریس بتائے گا نا، آپ کہیں سے بھی آ رہے ہوں گے کراچی سے، تو بڑے آرام سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ جو اس کی بنیاد رکھنے والے لوگ ہیں، کیا ان کا ویژن ہوگا، کیا ان کی سوچ ہوگی کہ انہوں نے ہر بلاک کے اندر جو ہے وہ تقریباً ہر 2 گلیوں میں 3 گلیوں کے بعد ایک پارک ہے۔ نہیں، آپ کو بتاؤں کم بیش تقریباً 30 کے قریب 1 نمبر ناظم آباد کے اندر پارکس ہیں۔ انو بھائی پارک، ہادی مارکیٹ، گول مارکیٹ، نجی اسپتال، صادقین کی سبتین منزل، محسن منزل اور حکیم سعید کی ہمدرد لیبارٹریز کا صدر دفتر بھی اسی علاقے کی پہچان تھے۔
नाज़म आबाद जायकों का भी शहर था। आगा जूस हाउस, अंबाला स्वीट्स, मुल्ला हलवाई, कैफे जायका, अल हसन कॉफी हाउस और कैफे वजीर यहाँ की पहचान थे। कैफे वजीर तकरीबन 22 घंटे खुला रहता। 1 आने की चाय, 4 आने की निहारी और ₹1.50 के चिकन टिक्के के साथ ऐसी महफिलें जमती थीं कि साहिर फैज, अजमत चुगताई, कृष्ण चंद्र, जिलानी बानो, जोश अब्दुल्ला हुसैन, रूना लैला, नाहिद अख्तर, खुर्शीद अनवर, नदीम, वहीद मुराद और शमीम आरा जैसे नाम घंटों गुफ्तगू का मौजू बने रहते थे। नाज़माबाद की इस वक्त सबसे मशहूर ईटी स्पॉट पे हम खड़े हैं, आगा जूस के ऊपर। यूँ तो नाज़माबाद में बहुत सारे हैं। नाज़माबाद 3 नंबर में मुमताज़ निहारी है, रशीद कुरमा है, मुल्ला बन कबाब है। आगा जूस की हिस्ट्री ये है कि ये सुनाई है कि आगा साहब जो है पहले यहाँ पे ठेले पे बेचा करते थे, फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने दुकान कर ली। वैसे तो आपको कराची में बहुत सारे आगा के नाम से जूसेस सेंटर दिख रहे होंगे, लेकिन उसका ताल्लुक आगा जूस से नहीं है। वो सब अपने अपने नसीब की रोज़ी कमा रहे हैं वहाँ। फूड सेंटर के हवाले से कराची में 2 थे, एक बंस रोड था और एक नाज़माबाद 3 नंबर जो गोल मार्केट का इलाका है, वो सबसे पुरानी हमारी फूड स्ट्रीट है। और ये सारी जो बाद में फूड सेंटर बने हैं या स्ट्रीट्स बनी हैं, ये उसके बाद की बात है। नाज़माबाद क्लब अहले नाज़माबाद की पसंदीदा तफरीका था, जबकि गालिब लाइब्रेरी इलाके का इल्मी मरकज़ समझी जाती थी। 3000 से ज़ायद किताबों पर मुश्तमिल ये लाइब्रेरी हबीब बैंक ने फैज़ अहमद फैज़ और मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन की काविशों से कायम की। यहाँ अदबी तकरीबात और इल्मी नशिस्तें बाकायदगी से मुनक़िद होती थीं। इसी इलाके में रिलैक्स, नायाब, शालीमार और लिबर्टी जैसे मारूफ सिनेमा भी थे, जहां ख़ानदान अपने अहले खाना के साथ फिल्में देखने आते थे। मैटने शोज़ में घरेलू ख़वातीन और कॉलेज की तालिबात की बड़ी तादाद शरीक होती और लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ बिला खौफ फिल्में देखने आती थीं। उस दौर के पुरअमन और मुहज़्ज़ब मुआशरती माहौल की एक नुमायाँ झलक थी। नायाब सिनेमा तो अब खंडर बन चुका है, मगर बाकी सिनेमा तो सिरे से ख़त्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सिनेमा की बाकियात रह गई हैं और ये सामने गैलरी आपको दिख रही है। ये सिनेमा 1968 में तामीर हुआ था और तकरीबन 2000-2005 तक यहाँ मूवीज़ चलती नहीं। नाज़माबाद 1 नंबर में इसके अलावा एक रिलैक्स सिनेमा भी है और एक ये नायाब सिनेमा, और नाज़माबाद 5 नंबर में लिबर्टी सिनेमा है, नाज़माबाद 3 नंबर में शालीमार सिनेमा है। अच्छा, ये इन सारे सिनेमास की खासियत ये थी, तमाम सिनेमा जो थे फैमिली ओरिएंटेड थे। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते थे, मूवीज़ देखते थे, और ख़वातीन भी आती थी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ और वो आके मूवी देखती थी और एंजॉय करती थी। मैंने अपनी दादी से सुना है, क्योंकि मेरी दादी भी नाज़माबाद 1 नंबर में रिलैक्स सिनेमा होता था, वहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती थी और दोपहर वाला जो शो होता है उनका वो देखा करती थी अक्सर भी। वैसे तो नाज़माबाद की हर गली और हर इमारत अपने अंदर एक कहानी समोए हुए है, मगर इन्हीं इमारतों में एक ऐसा मुक़द्दस काम भी अंजाम दिया गया जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। मेरे पीछे आप नाज़माबाद मेंशन देख रहे हैं, उसके साथ ही अंसारी मेंशन है जहाँ पे गिलाफ़े काबा की तैयारी हुई थी, और उसके साथ मुमताज़ मंजिल है। ये तमाम तीनों जो बिल्डिंग्स हैं ये लेट 60s और 50s में बनी थी। अंसारी मेंशन के अंदर गिलाफ़े काबा जो है पाकिस्तान में पहली दफ़ा तैयार हुआ था और वो यही इमारत थी जहाँ पे गिलाफ़े काबा बनाया गया था। नाज़माबाद नंबर 4 वो जगह है जहां कराची की उस दौर की सबसे बड़ी शादी मुनक़िद हुई, जिसका जिक्र आज भी पुराने अखबारात और तारीखी किताबों में मिलता है। नाज़माबाद नंबर 4 में एक बड़ी मशहूर, इसका एक यादगार वाक़या है। यहाँ एक बड़ी तारीखी और मशहूर शादी हुई थी जो आज तक लोग याद करते हैं। अल्लामा रशीद तुराबी साहब की बेटी एलिया तुराबी की शादी हुई थी लेट 60s में। नवाब ऑफ खैरपुर मिर मुराद अली तारपुर से हुई थी, तो उसमें बड़े नामी ग्रामी लोगों ने शिरकत फरमाई थी। राजा साहब महमूदाबाद भी शरीक थे, वो अल्लामा साहब के साथ ही शरीक थे, और बारातियों का जो स्वागत हुआ था वो हैदराबादी दक्कन के खानों से हुआ था, जिसमें बघारे बैगन और मिर्चों का सालन और मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाने थे जो बारातियों को सर्व किए गए थे। तो ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो नाज़माबाद 4 नंबर में हुआ था, और वो शादी इसी ग्राउंड में हुई थी, और इस ग्राउंड से अल्लामा साहब के घर तक जो है कालीन और बिछाए गए थे, और बड़ी तादाद में जो है कराची के लोग भी शादी में शरीक हुए थे।
پھر جب محرم آتا تو ناظم آباد کی فضا یکسر بدل جاتی. زید بخاری اور رشید ترابی کی مجالس، شہداء کربلا کے تذکروں اور نوحوں کی صداؤں سے گلیاں گونج اٹھتی. جگہ جگہ سبیلیں سجتی. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سیاہ لباس میں ایک گھر سے دوسرے گھر مجالس میں شریک ہوتے، اور اس ماحول میں مذہبی ہم آہنگی ایسی تھی کہ شیعہ سنی اختلاف کی کوئی جھلک تک دکھائی نہ دیتی. علامہ طالب جوہری صاحب ڈی بلاک میں ایک مشہور اسکالر تھے، مولانا شمس الدین عظیمی صاحب، ان کے پڑوسی تھے. تو طالب جوہری صاحب بڑے وسیع المطالعہ عالم تھے. قرآن کے اوپر ان کی معلومات جو ہیں وہ بے انتہا حیرت انگیز تھی. تو اسی ڈی بلاک میں یہاں بیگم بخاری رہتی تھیں، جہاں سے ذوالجناح برآمد ہوتا تھا 8 محرم کو، اور وہ اسی گلی سے گزرتا تھا، رضویہ تک پہنچایا جاتا تھا، اور اس میں ہم لوگ بھی شامل ہوتے تھے. ہم لوگ اکثر ان کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، اور رضویہ میں ہم جاتے ہیں، باقاعدہ مجالس عشرہ کے سنتے ہیں جا کے. تو یہ تو کوئی تفریق ہی نہیں تھی یہاں، کبھی بھی نہیں رہی، نہ ہے آج تک، کیونکہ سب اکٹھے پلے بڑے ساتھ. اسکول کالجز ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایون شادیاں ہوئی ہیں ہمارے پڑوس میں. جیسے کوئی شیعہ فیملی یا سنی فیملی ہے، وہ ان کو لڑکا پسند ہے یا انہوں نے آپس میں شادیاں بھی کر رکھی ہیں. مگر وقت کا پہیہ کسی بھی بستی کے لیے کبھی نہیں رکتا. جو ناظم آباد کبھی علم و ادب، تہذیب اور رواداری کا استعارہ تھا، آنے والے برسوں میں حالات نے اس کا رنگ بدلنا شروع کر دیا. سیاسی بحران، آبادی کا بے ہنگم دباؤ اور نسلوں کی ترجیحات میں تبدیلی نے آہستہ آہستہ اس گلدستے کو بکھیرنا شروع کر دیا جسے کبھی کراچی کا موپرناس کہا جاتا تھا. آج انہی گلیوں میں جھانکیں تو ماضی کی وہ رونق، وہ ادبی نشستیں اور وہ سکون کہیں یادوں کے دھندلکوں میں گم ہو چکے ہیں. منشیات کا کلچر بھی وہاں آیا تھا. تو منشیات کا کلچر جو تھا خاص طور پر وہاں ایک سیف اللہ کا اڈا تھا ناظم آباد نمبر 1 کے اندر، جو سائڈ کو روڈ جا رہی نا، وہاں پر سیف اللہ بنگش تھا ایک. تو اس نے کیا تھا، اس زمانے میں یہ ہیروئن وغیرہ نہیں تھی، چرس جو تھی وہ آئی تھی. تو چرس اور اس پر جو تھے وہ چرس کے لوگ عادی ہونے لگے تھے. نئی نسل میں جو ہے چرس ملنے لگی تھی. ضیاء الحق کے دور میں افغان جنگ اور اس کے نتیجے میں کراچی میں اسلحے اور لسانی سیاست کے بڑھتے ہوئے اثرات نے شہر کی سماجی ساخت کو بری طرح متاثر کیا. ناظم آباد بھی اس تبدیلی سے محفوظ نہ رہ سکا. کوڑے لگتے تھے ایک زمانے میں وہاں پر ماشاء اللہ دور کے اندر. وہ جو لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو ان کی جماعت سے وابستہ تھے یا کسی قسم کے جرائم میں تھے، ایک ایسا وقت بھی آیا ضیاء الحق صاحب نے جب نافذ کیا کہ کوئی چوری کرے گا، کوئی کسی کیس میں پکڑا جائے گا یا کسی بھی اس میں، تو ان کو کوڑے لگتے تھے. تو کوڑے لگتے تھے عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد کے اندر اور بختیار یوتھ سینٹر ناظم آباد میں، وہاں کوڑے لگائے جاتے تھے. تو ہم لوگ کبھی کبھار، میں جب چھوٹا تھا اسکول سے آتے تھے تو دیکھنے چلے جاتے تھے کہ آج بھی کوڑے لگ رہے ہیں وہاں پر. یاد رہے میں نے ابتدا میں کراچی کی ٹرانسپورٹ کی تاریخ کے اس افسوسناک باب کا ذکر کیا تھا جو ناظم آباد سے جڑا ہوا ہے، اور باب یہیں سے شروع ہوتا ہے. بعض محققین، سابق فوجی افسران اور سیاسی شخصیات کا کہنا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے سیاسی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے MQM کو آگے بڑھنے کا موقع ملا. اسی دوران کراچی میں لسانی سیاست بھی تیزی سے ابھرنے لگی. پھر 1985 میں محمد خان جنیجو کے دور حکومت میں منی بسوں کی ریس کے دوران سر سید کالج کی طالبہ بشرا زیدی کی المناک ہلاکت نے شہر میں پہلے سے موجود کشیدگی کو بھڑکا دیا. اس واقعے کے بعد شہر میں شدید احتجاج اور فسادات پھوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کئی روز تک بند رہی. اس کے بعد شروع ہونے والے لسانی فسادات نے فضا بدل کر رکھ دی. اور ناظم آباد جیسے علاقے جو کبھی علم، ادب اور باہمی رواداری کی پہچان تھے، وہ بھی اس تقسیم اور تشدد کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے. بھائی MQM کے جو بڑے لوگ تھے اس میں افضال انور MP تھا، یا امین الحق جو موجود ہیں، یہ ناظم آباد 2 نمبر میں رہتے تھے. عشرت العباد جو گورنر بنے وہ رہتے تھے مسلم لیگ کوارٹر میں رہتے تھے. افضال منیف تھے. کافی لوگ تھے جو کہ اردو بولنے والے تھے. صفان اللہ تھے جو سینیٹر رہے اور ہاؤسنگ کے وفاقی وزیر رہے MQM کے تھے، وہ ناظم آباد نمبر 2 میں رہتے تھے. تو اس طریقے سے MQM میں بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ ناظم آباد کے لوگ تھے جو اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ تھے.
بعد میں پھر یہ ہوا کہ اس تنظیم کے اندر جو ہے وہ مختلف جاہل لوگ بھی آنا شروع ہو گئے، بھائی گیری ہو گئی، کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ جو یونین انچارج تھا اس کے ماتحت جو ہے وہ وزیر بھی ہو رہے ہیں، تو یہ کلچر ڈیولپ ہوا تو ہر شخص کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ یونین انچارج بن جائے، کہ اس کے انڈر میں وزیر ہو جائیں، بوری بند لاشیں ملتی تھی، ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے، جو دوسری جماعتوں کے لوگ تھے وہ MQM کے لوگوں کو مارتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ پولیس بھی جو اور رینجرز بھی آپریشن کرتی تھی، تو صورتحال خراب ہو گئی تھی۔ ایک اسلم سنواری تھے، فیصل سنواری کے چچا، ان کو تو بیچارے کو ایسا ان کو جو ہے مارا تھا کہ ان کی آنکھیں سب توڑ دی تھی، نکال دی تھی، ان کی لاش جو تھی وہ ناز آباد کی مین شارہ کے نزدیک پھینک دی تھی، غالب لائبریری کے قریب پہلے۔ اس کلچر نے بھی بڑی تباہی مچائی ہمارے ناز آباد کیا پورے شہر کی تباہی مچائی ہے۔ انہی گلیوں میں الذوالفقار طیارہ ہائی جیکنگ کے مرکزی کردار سلام اللہ ٹیپو بھی رہتے تھے۔ یہ وہ ہائی جیکنگ تھی جسے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا بدلہ لینے اور جنرل ضیاء الحق کی حکومت کو چیلنج کرنے کی ایک کوشش قرار دیا جاتا ہے۔ اس پورے آپریشن، اس کے پس منظر، خفیہ منصوبہ بندی اور اس سے جڑے حیران کن انکشافات پر مبنی ہماری ایک انتہائی ایکسکلوسیو اور تفصیلی ڈاکومنٹریز جلد آپ کے سامنے ہوں گی۔ ان حالات کے بعد ناظم آباد بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ خوف، عدم تحفظ اور سیاسی تقسیم نے نہ صرف لوگوں کے دلوں میں فاصلے پیدا کیے بلکہ روزمرہ زندگی کی رونق بھی چھین لی۔ بہت سے خاندانوں نے اپنا آبائی محلہ چھوڑ دیا، جبکہ جو وہیں رہے انہوں نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے خود کو صرف تعلیم، روزگار اور گھریلو زندگی تک محدود کر لیا۔ وقت کے ساتھ علاقے کا انفراسٹرکچر بھی زوال کا شکار ہونے لگا۔ جو سڑکیں کبھی صفائی، خوبصورتی اور نظم و ضبط کی مثال سمجھی جاتی تھیں، آج ٹوٹ پھوٹ اور بے توجہی کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ پارک جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، اپنی رونق کھو چکے ہیں۔ کئی جگہوں پر کچرے کے ڈھیر اس زوال کی گواہی دیتے ہیں۔ 80s کے بعد سمجھیے 90 کے شروع سے علاقہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، اور اب تو 2014-15 کے بعد سے تو بالکل حالات عجیب قسم کے ہیں۔ مطلب یہ کہ روڈیں، یہ سڑکیں، یہ ساری کچرا کنڈی، یہ وہ سب کتنا ہی آپ رپورٹ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وقتی طور پہ تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر وہی بے حسی ہو جاتی ہے۔ گاڑی آتی ہے یہاں پہ صفائی کرنے والی، مگر یہی ہے کہ وہ آتی ہے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد پھر وہی حالات ہوتے ہیں، وہی چیزیں ہوتی ہیں ساری۔ لاسٹ 5 ایئرس کی مائگریشن، جو بچے تعلیم یافتہ ہوئے اور اچھی ایجوکیشن کے لیے یا اچھی جابس کے لیے، اگر آل اوور پاکستان 100 لوگ گئے ہیں نا، تو 43% صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل سے گئے، کراچی، ناظم آباد سے اور نارتھ ناظم آباد سے۔ اب آپ یہاں رہنا پسند کر رہے ہیں یا پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں؟ میں تو پیدا ادھر ہوا ہوں، میں تو یہی چاہتا ہوں یہاں رہوں، مگر میری اولادیں اب نہیں رہنا چاہتی ہیں یہاں پہ، سوچتی ہیں کوئی مناسب جگہ چلے جائیں یہاں سے، یہ ان کی اپنی مرضی ہیں۔ یہ بتائیے گا، اچھے لوگ تھے جو کیوں چلے گئے؟ اچھے لوگ تو لازم اچھی اور جگہیں ہو گئی ہیں، گلشن کوئی چلا گیا، کوئی DHA چلا گیا، کوئی ملک ہی چھوڑ کے چلا گیا، اور بہت سارے تو دنیا ہی چھوڑ کے چلے گئے یہاں سے۔ انشا جی اٹھو، اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ جو لوگ یہاں سے چلے گئے وہ تو اپنی اپنی منزلوں پر جا پہنچے، مگر پیچھے رہ جانے والے یہ گھر، یہ کوٹھیاں اور یہ آنگن آہستہ آہستہ ایک نئی شناخت اختیار کرنے لگے۔ جہاں کبھی صحن میں بیل بوٹے لہلہاتے تھے، وہاں اب دکانوں کے بورڈ آویزہ ہیں۔ جہاں رہائشی مکان تھے وہاں اب پلازے اور کمرشل عمارتیں سر اٹھا رہی ہیں۔ ناظم آباد جو کبھی خالصتاً ایک رہائشی بستی تھی، اب آہستہ آہستہ ایک کمرشل علاقے کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آخر اس زوال کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک قدرت کا قانون ہے، 50، 60، 70 سال بعد زمین مالک بدلتی ہے۔
आपकी औलाद हैं, आप चाहेंगे अच्छे से अच्छा पढ़े, बाहर भेज दिया, फिर वो लोग चले गए। अब जैसे एक दो घर हैं यहाँ, उनके सारे लोग कनाडा में हैं और मकीन जो थे वारिस, उनके इंतकाल हो, उन्हें कोई कंसर्न नहीं है, वो इधर उधर भेज दिया, बिल्डर मार। यहाँ ग्राउंड प्लस 1 से ऊपर घर नहीं थे सर, जो आज यहाँ पे आपने प्लाजे खड़े हुए हैं, और ख़ास तौर से नाज़िमाबाद 3 नंबर का जो हाल किया है, क्योंकि इसमें जो रह रहे हैं उनका भी कसूर है। आप सिर्फ एक को ब्लेम ना करें, मैं क्यों बिल्डर से पैसे ले रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ, सब शामिल है। वो एक मिसाल है ना, घर को आग लगी घर के चिराग से, ये वो चीज़ है। और फिर यहाँ पे हर आदमी अपग्रेड होना चाहता है, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा कोई बेहतर जगह, इसी तरह से और जो लोग हैं वो छोटे छोटे पोर्शंस में आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं था नाज़िमाबाद जो आज आप देख रहे हैं, इनकी पीछे की गलियाँ ऐसी चमक रही होती थी, क्योंकि मैं ख्याल कर रहा था, आप मेरा ख्याल कर रहे थे। अब इस इलाके में जैसे हम हैं, एक बराबर वाले हैं और एक और, बाकी सब नए लोग हैं। अब तो ये हो गया हम अजनबी हो गए, हमसे पूछते हैं कहाँ रहते हैं आप। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। और जिस तरह ये गलियां अपनी रिहायशी शनाख्त खोकर कमर्शियल प्लाजों में ढलती गईं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ बसने वालों की ज़बान भी वक्त के साथ अपना वो निखार और शाइस्तगी खोती चली गई। जैसे कराची का हाल हुआ है वैसे उर्दू का हाल हुआ है। उर्दू की तबाही में तो सबसे ज़्यादा हाथ हमारा है, और फिर दूसरा जो है रोमन उर्दू का है। आज हमारी नस्ल उर्दू पढ़ ही नहीं पा रही। आप उर्दू में अपने बच्चे को लिख के दे दीजिए, नहीं पढ़ सकेगा। मोबाइल के ऊपर आप देखें, वो ठक ठक आपको रोमन उर्दू में कर देगा। बुखारा और समरकंद एक तहजीब थी, एक गहवारा था इल्म अदब का, लेकिन जब उनके बच्चों ने अपनी ज़बान को तर्क किया तो आज वो अपने बुजुर्गों के खुतबे नहीं पढ़ पाते। जापान तबाह बर्बाद हो गया। जब मुआहदा हुआ, उसने 100 साल का 150 साल जो भी मुआहदा था उसने किया, लेकिन उसने कहा मैं अपनी सकाफत और अपनी ज़बान नहीं छोड़ूंगा। आज आप जापान को देख लीजिए आपके सामने, यही सब कुछ आज हमारी नस्ल के साथ हो रहा है। आज आप बच्चे से आप कहते हैं यार 49, वो कहता है ये कितने होते हैं 49, अब आप बताइए उसमें। इसमें हमारी भी कमज़ोरियाँ हैं। हम जो उर्दू बोलने वाले हैं, हमने भी अपने बच्चों की वो तरबियत नहीं की जो हमारे वालिदैन ने की हमारी। कोई गलत, मैं अपने बेटे की बात बताऊँ, उसको 50 दफ़ा कहता हूँ, उसको मैं निकलता है। भाई मैं कहो मैं क्या होता है ये। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है उर्दू की तबाही का, जहाँ बहुत सारे बहरहाल अवामिल हैं, उन पर मैं रोशनी डालना नहीं चाहता, वो मेरे अख्तियार में भी नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि इस महफिल में बैठ के मैं ये बात करूँ। हमारी दादी थी, घर में एक नमाज की जगह बिल्कुल अलग होती थी और पानदान अलग हुआ है। पानदान में जनाब टॉफ़ी रखी हुई है, इलायची रखी हुई है। बहन छोटी गई, अरे दुपट्टा कहाँ है, ये तरबियत, दुपट्टा बंद। मैं हादी भाई की बात आगे बढ़ा रहा हूँ, ये सऊदी अरब गए हुए थे। मेरा बहुत इनसे टेलीफोन पर आता था। वो एक रोज़ साहब जब ये आए तो साहबजादे ने कहा कि वो फलाने अंकल जो है कह रहे थे यार गधे के बच्चे। तो आप ये देखें, तरबियत की मिसाल बता रहा हूँ। हादी भाई ने कहा भाई कहते थे गधा तो सऊदी अरब में है, मैं यहाँ हूँ। तो ये बच्चे का जाके ऐसा नहीं कि फ़ौरन जाके लड़ना शुरू कर दें कि भाई तुमने मेरे बच्चे को क्यों कहा। वो माहौल नहीं था, वो इन्हीं मामला के अंदर है। न चिराग जाको जला समझ, न चिराग जाको बुझा समझ, बड़े कश्मकश के हैं मार के, ना इधर कोई ना उधर कोई। अस्सलाम वालेकुम। वो उर्दू जो कभी कैफ़े वज़ीर की नशिस्तों में, मुशायरों में और गालिब लाइब्रेरी की महफिलों में गूंजती थी, वो अब सिर्फ यादों की ज़बान बनकर रह गई है।